प्रिय विद्यार्थियों नमस्ते। मैं डॉक्टर संपत राम रहेगा आचार्य राजनीति विज्ञान SRP गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई। आज हम MA फाइनल का प्रश्न पत्र छठा, जिसमें जाति और भारतीय राजनीति के बारे में अध्ययन करेंगे। परंपरावादी भारतीय समाज में आधुनिक राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना भारतीय राजनीति में एक अद्भुत विशेषता है, अनोखी विशेषता है। भारत में राजनीतिक आधिकरण के प्रारंभ होने के बाद ये धारणा विकसित हुई कि पश्चिमी ढंग की राजनीतिक संस्थाएं और लोकतांत्रिक मूल्यों को अपनाने के कारण या अपनाने के बाद पारस्परिक संस्थाएं जातिवाद का अंत हो जाएगा, किंतु ऐसा नहीं हुआ। स्वाधीनता उत्तर भारत की राजनीति में जाति का प्रभाव अनवरत रूप से बढ़ता गया। जहां सामाजिक और धार्मिक क्षेत्रों में जाति की शक्ति घटी, वहां राजनीति और प्रशासन पर इसके बढ़ते हुए प्रभाव को राजनीतिज्ञों, प्रशासनाधिकारियों और केंद्र एवं राज्यों की राज्य सरकारों को स्वीकार किया गया। कुछ विद्वान ये मानते हैं कि लोकतांत्रिक और प्रतिनिधियात्मक संस्थाओं की स्थापना के बाद जाति व्यवस्था भारत में खत्म हो जानी चाहिए, लोप हो जानी चाहिए, पर ऐसा नहीं हुआ। कुछ ये मानते थे कि धारणा जाति व्यवस्था परंपरागत शक्ति के रूप में कार्य करती है तथा राजनीतिक विकास आधुनिकीकरण के मार्ग में बाधा है। इस संबंध में रजनी कोठारी का अभिमत है कि कोई भी समाज तंत्र कभी पूर्णतः समाप्त हो ही नहीं सकता। अतः ये प्रश्न करना है कि क्या भारत में जाति का लोप होता रहा है, यह अर्थ शून्य है। दूसरा, जाति व्यवस्था आधुनिकीकरण और सामाजिक परिवर्तन में रुकावट नहीं डालती, बल्कि इसको बढ़ाने में ये एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। स्थानीय और राज्य स्तर की राजनीति में जातीय संघ और समुदाय निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने में उसी प्रकार से रोल निभाते हैं जिस प्रकार से पश्चिमी देशों में दबाव समूह यानी जो प्रेशर ग्रुप निभाता है, उसी की तरह भारत में जाति प्रेशर ग्रुप के रूप में प्रभावित होती है। हमारे राजनीतिज्ञ का एक अजीब असमंजस की स्थिति में है, जहां एक ओर वे जातिगत भेदभाव मिटाने की बात करते हैं, वहां दूसरी ओर जाति के आधार पर वोट मांगने की कला में वो निपुण या पारंगत होना चाहते हैं। जातिगत नेताओं की शुरुआत मुख्य रूप से 1989 में मंडल कमीशन के वक्त होने लगी और इसके बाद 1991 में बड़े नेता, जिसमें हम बात करेंगे मायावती, इसके अलावा लालू प्रसाद यादव, इसके अलावा नीतीश कुमार या मुलायम सिंह, ये जाति के आधार की राजनीति के प्रतिनिधि बन गए। जाति का परंपरागत और उसका रूप क्या है? जाति प्रथा की जब हम बात करते हैं तो यह किसी न किसी रूप में विश्व के हर कोने में विद्यमान है या पाई जाती है, पर एक गंभीर सामाजिक कुरीतियों के रूप में वह हिंदू समाज की एक विशेषता है। वैसे इस्लाम और ईसाई समाज के इसके प्रभाव में अछूते नहीं है। ये व्यवस्था एक
अति प्राचीन व्यवस्था रही है। इसका अभिप्राय ऐसे पैसे के आधार पर समाज का कोई भागों में बांट देना। सामान्यतः ये माना जाता है कि जाति प्रथा की उत्पत्ति वैदिक काल में हुई। ब्राह्मण धार्मिक और वैदिक कार्यों का संपादन करते थे। क्षत्रियों का कार्य देश की रक्षा करना और शासन प्रबंध करना था। वैश्य कृषि और वाणिज्य संभालते थे और शूद्र को अन्य तीनों वर्णों की चाकरी करने का प्रावधान किया गया था। शुरू में जाति प्रथा के बंधन कठोर नहीं थे, वह जन्म पर नहीं थे, अपितु कर्म के आधार पर थे। बाद में जाति प्रथा में कठोरता आती रही और लास्ट में वो पूरी तरह जन्म के आधार पर आधारित हो गई। एक जाति से दूसरी जाति में अंतःक्रिया असंभव हो गई। अपने मौलिक रूप से जाति प्रथा उपयोगी थी, क्योंकि वह श्रम विभाजन के सिद्धांत पर आधारित थी। अतः उसने आर्थिक क्षेत्र के निपुणता के तत्वों को समावेश किया। एक जाति का पेशा उसी जाति में होना था। बेटा बाप ने अपनी पुश्तैनी पेशा सीखता था, प्राय उसको अपनी आजीविका के साधन के रूप में अपना लेना था। और इसी प्रथा के कारण, इसी रिवाज के कारण एक जाति और बिरादरी के लोगों में भाईचारे की भावनाओं को बढ़ावा मिला। एक जाति के लोग एक दूसरे के भली भांति परिचित होते थे और एक दूसरे के सुख दुख में काम आते थे। इसके साथ में प्रोफेसर घूरिया ने जाति व्यवस्था की कुछ विशेषता बताई, जो इस प्रकार से है। इसमें पहली विशेषता तो यह है कि भारत में जाति ऐसी समुदाय है जिसका अपना विकसित जीवन है और इसकी सदस्यता जन्म से निश्चित होती है। इसके अलावा अगली विशेषता ये बताई गई कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति अपनी सामाजिक स्थिति जानता है। जातियों के पद सोपान में ब्राह्मण सबसे ऊपर माना जाता है। अगली विशेषता यह है कि जातियों के आधार पर खान पान, सामाजिक आदान प्रदान के प्रतिबंध लगे रहते हैं। इसके अलावा गांवों तथा शहरों में जाति के आधार पर पृथकता की भावना बनी रहती है और कुछ जातियों में कतिपय विशेषकर व्यवसायों को अपनाना पुश्तैनी अधिकार मानते हैं, समझते हैं। इसके साथ ही जातियों की परिधि में ही वैवाहिक आदान प्रदान होता है और जातियाँ कई उपजातियों में विभक्त हो जाती हैं। उपजातियों में भी वैवाहिक परिसीमाएं होती हैं। जाति का राजनीति से संपर्क सूत्र। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ये बात सामने आई थी कि जनता पर जाति का प्रभाव कम हो रहा है, ऐसा माना जाता था। किंतु जब स्वाधीनता प्राप्त हुई, स्वतंत्रता मिली, उसके उपरांत जाति ने फिर से जोर पकड़ा। व्यस्क मताधिकार व्यवस्था देश में लागू कर जाने के परिणाम स्वरूप ये बात एक सामने आई कि एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उदित हुआ। वैसे राजनीति पर जातिगत प्रभाव प्रतिनिधि व्यवस्था में लागू होने के समय से ही शुरू हो गया था, किंतु ये प्रभाव नगण्य ही था। इसके लिए उत्तरदायी थे ब्रिटिश प्रशासन, राष्ट्रीय आंदोलन तथा सीमित मताधिकार। स्वतंत्रता की प्राप्ति के प्रथम 2 कारणों का निराकरण कर दिया गया और नए संविधान में अपनाई गई व्यस्क मताधिकार व्यवस्था ने स्वतंत्रता प्राप्ति के प्रथम 2 चरणों में निराकरण कर दिया। नए संविधान में अपनाई गई व्यस्क मताधिकार व्यवस्था
ये तीसरे का, और जिसके परिणामस्वरूप जाति के प्रभाव क्षेत्र में आसंतित वृद्धि हो गई। प्रारंभ में शुरू में तो सामाजिक व्यवस्था आर्थिक दृष्टि से उच्च अथवा श्रेष्ठ जातियों की जातियों से प्रभावित रही और राजनीतिक लाभ उन्हें सीमित मिले। समय के साथ साथ मध्य और निम्न समझी जाने वाली जातियों में आगे जाने में अपनी राजनीतिक प्रभाव को बढ़ाने की प्रयत्नशीलता रहने लगी। भारत के राजनीतिक लोकतंत्र के संदर्भ में जाति वह दूरी है जिसके माध्यम से नवीन मूल्यों तरीकों की खोज की जा रही है। यथार्थ में एक ऐसी माध्यम बन गई है कि इसके लिए जरिए भारतीय जनता को लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया से जोड़ा जा सकता है। जाति का राजनीतिक रूप कैसा है, इसके संबंध में रजनी कोठारी का दृष्टिकोण है। उन्होंने अपनी पुस्तक कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स में भारतीय राजनीति की भूमिका का विश्लेषण किया। वे मानते थे कि क्या भारत में जाति प्रथा खत्म हो रही है। इस बात के पीछे धारणा मानी जाती थी कि राजनीति परस्पर विरोधी संस्थाएं हैं। ज़्यादा सही सवाल यह होगा कि जाति प्रथा पर राजनीति का क्या प्रभाव पड़ रहा है और जातिवादी वाले समाज में राजनीति क्या रूप ले रही है। जो लोग राजनीति में जातिवाद की शिकायत करते हैं वे न तो राजनीति के प्रकृति स्वरूप को ठीक से समझते हैं और न ही जाति के रूप को। भारत की जनता जातियों के आधार पर संगठित है, अतः न चाहते हुए भी राजनीति को जाति संस्था का उपयोग करना पड़ेगा। अतः राजनीति में जातिवाद का अर्थ जाति का राजनीतिकरण है। जाति को अपने दायरे में खींचकर राजनीति उसे अपने काम में लाने का प्रयत्न करती है। दूसरी ओर राजनीति द्वारा जाति या बिरादरी को देश की व्यवस्था में भाग लेने का मौका मिलता है। राजनीतिक नेता सत्ता प्राप्ति के लिए जातीय संगठन का उपयोग करते हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है, और जातियों के रूप में उसको बनाया गया संगठन मिल जाता है और जिससे राजनीतिक संगठन में आसानी होती है, वो आसानी से मिल जाते हैं। जाति व्यवस्था के अंतःक्रियाओं के संबंध में प्रोफेसर रजनी कोठारी ने जाति प्रथा के तीन रूप प्रस्तुत किए, जिसमें पहला लौकिक रूप, दूसरा एकीकरण का रूप और तीसरा चेतनीय रूप। लौकिक रूप इस बात को बताता है कि व्यापक दृष्टि से प्रयत्न किया गया जानने के लिए कि जाति प्रथा कुछ बातों पर अपने सबका ध्यान गया है, जैसे जाति के अंदर विवाह, छुआछूत और छुआछूत के साथ ही रीति रिवाजों के द्वारा जाति की पृथक इकाई को कायम रखने का प्रयत्न किया। लेकिन इस बात की ओर बहुत कम लोगों का ध्यान गया कि जातियों में अपनी प्रतिबद्धता गुटबंदी रहती है। प्रत्येक जाति प्रतिष्ठा और सत्ता की प्राप्ति के लिए संघर्ष करती है। इसका अगर हम उदाहरण दें तो आजकल बिहार में उच्च जातियों और पिछड़ी जातियों में सत्ता प्राप्ति का अनवरत संघर्ष चला रहता है। तो इस प्रकार से रजनी कोठारी का ये विचार है कि देश की राजनीति पर किसी एक जाति का प्राधान्य नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ स्थानों पर ब्राह्मणों का वर्चस्व था तो कुछ स्थानों प्रदेशों में गुजरात और मारवाड़ के जैन, वैष्णव जैसे संप्रदायों का हाथ में आर्थिक शक्ति थी। अगला है जाति व्यवस्था का एकीकरण रूप। इसका मतलब यह है कि जाति प्रथा जन्म के साथ ही प्रत्येक व्यक्ति का समाज
में स्थान निहित कर देती है। जाति के आधार पर ही व्यक्ति की व्यवसाय और आर्थिक भूमिका निश्चित हो जाती है। चाहे कितने भी बड़ा व्यक्ति क्यों न हो, उसका अपना समाज में लगाव हो जाता है। जाति के प्रति उसकी निष्ठा बढ़ने लगती है। यही निष्ठा आगे चल कर के बड़ी निष्ठावान आर्थिक लोकतंत्र में राजनीतिक व्यवस्था के प्रति विकास हो सकती है। इसके साथ ही हम बात करेंगे जाति व्यवस्था का चैतन्य रूप। इसमें जाति प्रथा का तीसरा रूप चेतना बोध है। कुछ जातियों ने अपने उच्च समझते हैं और कुछ समाज में उसकी विशेषता प्रतिष्ठा करते हैं। इसी कारण से कुछ निम्न समझते हैं तो कुछ अपने आप को जोड़ने की चेष्टा करते हैं। क्षेत्रीय वर्ण के साथ जो प्रतिष्ठित जुड़े हुए हैं, उनके कारण देश के विभिन्न भागों में अनेक जातियों ने इस वर्ण का दावा किया है कि कुछ जातियों ने इस प्रकार से ब्राह्मण पद का दावा किया है। राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जाति विशेष की स्थिति में बदलाव सामाजिक व्यवहार में अलग अलग स्तर पर अलग अलग रूप धारण करने की धारणा जाति व्यवस्था में लोच और परिवर्तनशीलता आ जाती है। इसलिए 4 मार्ग अपनाए गए हैं। पहला मार्ग तो संस्कृतिकरण का तरीका। संस्कृतिकरण में छोटी जातियां सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणों रीति रिवाज नकल करने वाले लगते हैं, उसे ब्राह्मणीकरण भी कहा जाता है। दूसरा है लौकिकीकरण। यह आर्थिक उन्नति, राजनीतिक एकता, बुद्धिवाद के शारीरिक प्रवृत्ति के रूप में प्रभाव का अक्सर अब्राह्मण जातियों के ब्राह्मणों में नकल करने की प्रवृत्ति छोड़ देता है। इसके अलावा शक्ति और प्रभाव की प्रतिस्पर्धा, यानी रजनी कोठारी ने जाति के राजनीतिकरण की चर्चा की और उस चर्चा में पुराना समाज नई राजनीतिक व्यवस्था के करीब आया और इस व्यवस्था में चरण बताए। वो चरण 3 भागों में बांटे गए, जिसमें पहला चरण शक्ति और प्रभाव का प्रतिस्पर्धा। ऊंची जाति तक सीमित रही भारत का पुराना समाज जब नई व्यवस्था में संपर्क में आने लगा है, इससे पहले शक्ति और प्रभाव की प्रतिस्पर्धा समाज और प्रतिष्ठा और जन्म हुई जातियों तक सीमित रही और जिन जातियों ने उच्च शिक्षा प्राप्त करके आधुनिक बनाने का प्रयत्न किया, वे प्रतिष्ठित जातियों के समक्ष आने लगी। इन जातियों ने अधिकार और पद प्राप्त करने के लिए अपना राजनीतिक संगठन बनाया, जिससे 2 उच्च जातियों की प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंद्विता बढ़ने लगी। अगला है जाति के अंदर प्रतिस्पर्धा की गुटबाजी और तीसरा था जाति बंधन ढीले पड़ना और राजनीतिक व्यापकता मिलना। इसके साथ ही हम बात करेंगे जाति और राजनीति। इसमें राजनीति में जातियों का रुझान यानी इंटरेस्ट, उनकी राजनीतिक मामले की चेतना विषय के मूल्य करने के लिए 1970 के दशक में प्रारंभ अनिल भट्ट द्वारा अध्ययन की गई वस्तु ऑब्जेक्टिव के आधार पर किया जा सकता है। उन्होंने 1975 में 4 राज्यों, जिसमें उत्तर प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश के उच्च, मध्यम और निम्न जातियों सहित 1713 व्यक्तियों का अध्ययन किया, जिसमें 300 व्यक्ति उच्च जाति के, 147 अन्य उच्च जातियों के और 356 उच्च मध्यम जातियों के और 270 निम्न जातियों के, 253 निम्न जातियों के। इसके अलावा 287 हरिजन थे। ये लोग आय, शिक्षा, व्यवसाय, आवास, ग्रामीण, शहरी आदि विभिन्न पृष्ठभूमि के संबंध रखते थे। उन्होंने निष्कर्ष निकाला
निष्कर्ष से ये निकला कि राजनीति रुचि कैसे होती है, किन किन चीज़ों से, उन लोगों में क्या रेशो है। उस शिक्षा की स्थिति में जातियों में निम्न स्थिति जातियों की अपेक्षा राजनीतिक रुचि के स्तर पर अधिक ऊंचा है। ये बात इस तथ्य को पाई गई कि 6% मध्य जाति के और 6% निम्न जाति की तुलना 10% उच्च जातियों के राजनीतिक मामलों में उच्च रुचि दर्शाई गई है। दूसरी ओर 36% निम्न जातियों और 44% मध्यम जातियों की तुलना में 55% उच्च जातियों के मध्य राजनीतिक रुचि दर्शाई गई है। इसके साथ ही राजनीतिक चेतना कैसी है। राष्ट्र की प्रमुख राजनीतिक समस्याओं में राजनीतिक परिवर्तन के प्रति चेतना के संबंध में ये बात सामने आई कि निम्न जाति के लोगों को चेतना निम्न स्तर की होती है, उच्च जातियों में चेतना ऊंचे लेवल की होती है। अगली बात यह है राजनीतिक दलों के साथ पहचान और तादात्म्यता स्थापित करना। जहाँ तक राजनीतिक दलों के साथ तादात्म्यता या पहचान का संबंध है, व्यवहारिक दृष्टिकोण से जाति परिस्थिति या पक्षपात बीच में कोई संबंध नहीं है। निम्न स्थिति की जातियों के व्यक्तियों में राजनीतिक दलों का उतना ही समर्थन है जितना उस जाति की स्थिति में। इसके साथ ही राजनीतिक प्रभाव की बात करेंगे। एम.एन. श्रीनिवासन के स्थान पर यह कहा गया है, एक स्थान पर कहा गया है, ग्रामीण भारत में प्रबल जातियां डोमिनेंट कास्ट जिनकी सांस्कृतिक परिस्थिति उच्च है, शिक्षा का स्तर ऊंचा है, संख्या में बड़ी हैं, भूमि स्वामित्व और अधिक आय के कारण आर्थिक राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है, आर्थिक सामाजिक राजनीतिक शक्तियों का नियंत्रण करती है। लेकिन भट्ट ने अपने अध्ययन में ये पाया गया कि भारत के गांवों में प्रबल जातियों की स्थिति उच्च स्थिति ऐसी आवश्यकता नहीं है। कई गांवों में मध्यम और निम्न जातियों भी प्रबल हैं। अब हम बात करते हैं जाति और राजनीति में अंतःकरण के सैद्धांतिक आधार। भारत में जाति और राजनीति किस प्रकार के संबंध में, इसका विचार निम्न प्रकार से किया जा सकता है। पहला विचार तो यह है कि भारतीय सामाजिक व्यवस्था का संकलन जाति की संरचनाओं के आधार पर हुआ है और राजनीति केवल सामाजिक संबंधों की अभिव्यक्ति मात्र है। सामाजिक संगठन राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप निर्धारण करती है। राजनीति के प्रभाव के फलस्वरूप जाति नया रूप धारण कर रही है। लोकतांत्रिक राजनीति के अंतर्गत राजनीति की प्रक्रिया प्रचलित जाति संरचना को एक प्रकार का प्रयोग मिलाती है, जिससे संबंध पक्ष अपने समर्थन में जुटा लेते हैं, अपनी स्थिति को सुदृढ़ बना लें। जिस समाज में जाति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण संगठन माना जाता है, उसमें अत्यंत स्वाभाविक यह है कि राजनीति इस संगठन के माध्यम से अपने आप को संगठित करने का प्रयास करें। इस प्रकार से ये कह सकते हैं कि हम राजनीति में जाति के नाम से पुकारते हैं, वास्तव में जाति का राजनीतिकरण है। अगली बात यह है कि भारत में राजनीति जाति के दूध घूमती है। जाति की प्रमुखतः राजनीतिक दल है। यदि मनुष्य राजनीति दुनिया में ऊंचा उठता है तो वह अपने साथ अपनी जाति को लेकर चलना चलेगा। भारत में राजनीतिज्ञों की जाति समुदाय के इसलिए संगठित करते हैं कि उनमें उनके समर्थन में सत्ता तक पहुंचने में सहायता मिल सके। जातियों का संगठन होकर प्रत्यक्ष रूप से राजनीति में भाग लेती है। इस प्रकार से जातिगत भारतीय समाज में जातियों की राजनीतिक शक्ति बन रही है।
इसके अलावा भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका से उभरती हुई विशेषताएं, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि जाति व्यक्ति को बांधने वाली कड़ी है। जातियां संघ और जातियां पंचायतों की जातिगत राजनीतिक महत्वाकांक्षा को बढ़ावा देती है। जाति पाति को समाप्त करने वाला आंदोलन अंतोगत नई जातियों के रूप में मुखरित होता है, जैसे लिंगायत, कबीरपंथी, सिख आंदोलन से नई जातियाँ बनी हैं। द्वितीय यह है कि शिक्षा, शहरीकरण, औद्योगिकरण, आधुनिकरण से जातियाँ समाप्त नहीं हुई हैं, अपितु उनमें एकीकरण की प्रबल प्रवृत्ति को बल मिला है, इनको राजनीति की भूमिका में वृद्धि हुई है। अगली बात यह है कि राजनीति में प्रधान जाति जिसकी भूमिका विश्लेषण किया जा सकता है। प्रधान जाति न केवल राजनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से शक्तिशाली होती है, बल्कि संख्या में भी गांव और इलाकों में ज़्यादा होती है। प्रधान जाति अपने क्षेत्र में बल के कारण गांव और क्षेत्र की स्थानीय संस्थाएं जैसे पंचायतों की राजनीति में सक्रिय होती हैं। यदि किसी राज्य की विशेष रूप से किसी जाति की प्रधानता होती है तो राज्य राजनीति में जाति एक प्रभाव तत्व रूप में बन जाती है। हरियाणा की राजनीति के बारे में डॉक्टर सुभाष कश्यप भी लिखते हैं कि हरियाणा में जाति वर्ग की भावनाओं में अपेक्षाकृत अधिक बल मिला है। अगली विशेषता यह है कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जातिगत समुदायों का झुकाव राजनीति की ओर से होता गया। जब ब्रिटिश शासन ने भारत में एक मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था की नींव डाली, इससे पहले उसका ध्यान जनगणना के कार्यों की ओर से किया गया। जाति समुदाय के सामाजिक प्रतिष्ठा के प्रति अपने संगठन का नामकरण करना समझा। बाद में उन्होंने अपने लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए याद की गई शैक्षणिक सुविधाओं व्यवस्थाओं में जातिगत आरक्षण की सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग की। तमिलनाडु के वेनियर जाति के नेताओं ने पदाइची से भी गोपालाचारी के मंत्रिमंडल में शामिल होने से इनकार कर दिया। इसके साथ अगली विशेषता निर्वाचन के दिनों में जातिगत समुदाय का प्रस्ताव पारित करके राजनीतिक नेताओं ने दलों अपने जातिगत समर्थन की घोषणा करके अपने हितों को मुखरित करते हैं। इसके साथ ही जाति की भूमिका राष्ट्रीय स्तर की राजनीति पर उतना ही नहीं जितनी स्थानीय राज्य की राजनीति पर है। इसके अलावा जाति और राजनीति के संबंध में स्थितिक न होकर गतिशील है। जाति के राजनीतिकरण का विवेचन जातिवाद का एक पक्ष यह है कि यदि कुछ जातियां या जाति मिलकर के कोई रचनात्मक कार्य जैसे स्कूल कॉलेज खोलना, अस्पताल, धर्मशालाएं, मंदिर, गुरुद्वारा आदि बनाना, निर्धन आर्थिक सहायता देना आदि करते हैं तो उनसे न तो किसी को हैरानी होगी, न परेशानी होगी, न कोई देश की भावना फैलती है। किंतु कुछ जातियां या जाति के लोग मिलकर के अन्य जातियों को परेशान अथवा संत्रस्त करते हैं तो ऐसी स्थिति में भयावह आवश्यक बन जाती है। आजकल प्राय यही हो रहा है। उन्हें अच्छे प्रभावशाली लोग केवल इस आधार पर अपेक्षित रहते हैं कि वो किसी जाति विशेष से नहीं होते। जातियों के नाम से चलने वाली संस्थाओं में से बहुत ही कम ऐसी होती हैं जो पक्षपात शून्य होती हैं। बाकी सभी इस प्रकार से घोला जाता है कि वो अच्छी प्रतिभाशालियों का विकास भी रुक जाता है। जातिवाद अथवा भारत में जातियों का होना यद्यपि वास्तविकता का एक सामाजिक बुराई है, तो फिर इसको कभी दूर क्यों नहीं किया गया या किया जाए
छुआछूत मिटाने के लिए यदि कोई कानून बन सकता है तो जाति प्रथा को समाप्त करने के लिए इस प्रकार से कानून बनना चाहिए। और ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी राजनीतिज्ञ ऊपर से जाति थोड़ा सम्मेलन करते हैं किंतु अंतःकरण से जातीयता को बढ़ावा देते हैं। अब हम बात करेंगे भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका। जयप्रकाश नारायण ने एक बार ये कहा था कि जाति भारत में अत्यधिक महत्वपूर्ण दल है। हेराल्ड गोल्ड के शब्दों में जाति का आधार होने के बजाय, हेराल्ड गोल्ड ये कहते हैं कि राजनीति का आधार होने के बजाय जाति उसको प्रभावित करने वाले एक तत्व है। जाति प्रथा भारतीय समाज का परंपरागत पक्ष है। स्वाधीनता प्राप्त करने के पश्चात संविधान में राजनीतिक संस्थाओं के निर्माण में आधुनिक प्रभावों से भारतीय समाज धीरे धीरे प्रवेश करना प्रारंभ किया है और आधुनिक प्रभाव के फलस्वरूप मताधिकारों के आधार पर निर्वाचन प्रभाव हुए हैं और जातिगत संस्थाओं एकाकी ही महत्वपूर्ण बन गई हैं क्योंकि उनके पास भारी संख्या मत थे कि लोकतांत्रिक सत्ता प्राप्ति के लिए इन मतों का मूल्य था। जिन्हें सत्ता की आकांक्षाएं थी उन्हें सामान्य जनता के पास पहुंचने के लिए संपर्क सूत्र की आवश्यकता थी। सामान्य जाति को अपने पक्ष में मिलाने के लिए यह जरूरी था कि उन्हें भाषा में बात की जाए जो वो समझ सके। इसके साथ ही इस पृष्ठभूमि में जाति की भूमिका राजनीति में अत्यधिक महत्वपूर्ण होती गई। भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका का अध्ययन हम कुछ बातों को लेकर के कर सकते हैं, जिसमें निर्णय प्रक्रिया में जाति का प्रभावक भूमिका, दूसरा राजनीतिक दलों में जातिगत आधार पर निर्णय, तीसरा जातिगत आधार पर मतदान व्यवहार, और इसके साथ ही हम बात करेंगे मंत्रिमंडल में निर्माण में जातिगत प्रतिनिधित्व, और इसके अलावा जातिगत दबाव समूह और जाति एवं प्रशासन। और अगली विशेषता है राज्य राजनीति में जाति, यानी किस प्रकार से ये जाति प्रभावित रखती है, और इसके साथ ही जाति के आधार पर अभिजनों का उदय। तो ये बेसिक तत्व हैं और इन तत्वों के आधार पर हम ये भारतीय राजनीति की भूमिका का अध्ययन कर सकते हैं कि किस प्रकार से भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका है। जाति की भूमिका वरदान है या अभिशाप है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका का मूल्यांकन करना अत्यंत ही कठिन कार्य है, दुर्बल कार्य है। कई लोग जाति को राजनीति का कैंसर मानते हैं। जाति प्रथा को राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधक माना जाता है। वो इसलिए मानते हैं कि व्यक्तियों में पृथकतावाद की भावना जागृत उठती है। राष्ट्रीय हितों की अपेक्षा अपने जातिगत हितों को अधिक महत्व देने और जातिगत निष्ठाओं का सृजन कर यह प्रथा लोकतंत्र के विकास के मार्ग को अवरुद्ध कर देती है। डी.आर. गाडगिल के अनुसार क्षेत्रीय दबावों में सबसे ज़्यादा खतरनाक बात यह भी लगती है कि वर्तमान काल में जाति व्यक्तियों को एकता के सूत्र में बांधने में बाधक सिद्ध हुई है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री एम.एन. श्रीनिवासन ने स्पष्ट किया है कि परंपरावादी जाति व्यवस्था ने प्रगतिशील और आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था को इस प्रकार से प्रभावित किया है कि वह राजनीतिक संस्थाएं अपने मूल स्वरूप के कार्य करने में समर्थ नहीं रही हैं। दूसरी तरफ अमेरिकी लेखक रूडोल्फ का ये मत है कि जाति व्यवस्था ने जातियों के राजनीतिकरण में सहयोग
देकर परंपरावादी व्यवस्था को आधुनिकता में डालने के सांचे का कार्य किया है। वे लिखते हैं कि अपने परिवर्तन रूप में जाति व्यवस्था ने भारत में कृषक समाज में प्रतिनिधि लोकतंत्र की सफलता तथा भारतीयों की आपसी दूरी कम करके उन्हें अधिक समान बनाकर समानता के विकास में सहायता दी है। संक्षेप में, चाहे जाति आधुनिकीकरण के मार्ग में बाधक न हो, तथापि राजनीति में जाति का हस्तक्षेप लोकतंत्र की धारणा के प्रतिकूल है। जातिवाद देश, समाज और राजनीति के लिए बाधक है। विविधता की सीमाएं होती हैं। इस देश में इतनी जातियां, उपजातियों और सजातियां पैदा होती गई हैं, वे एक दूसरे के पृथक रहने में ही अपने अपने अस्तित्व की रक्षा समझती हैं। यह पृथकवादी दृष्टिकोण राष्ट्रीय एकता के लिए अत्यधिक घातक है। धन्यवाद।